हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोकिंग इंडस्ट्री के बारे में। दो रिजल्ट्स की बात करेंगे जो ऑलरेडी आ चुके हैं फॉर Q4 FY26। उन रिजल्ट्स से एक क्या टेक अवे है ओवरऑल ब्रोकिंग इंडस्ट्री के बारे में, हम करंटली क्या एक अंदाज लगा सकते हैं, आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या रिस्क है, ये सारी चीज़ों की बात इस वीडियो में हम करेंगे। राइट, तो सबसे पहले ब्रोकिंग कंपनीज को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि जब रिजल्ट्स आए, राइट, Q4 के रिजल्ट्स, मेनली इफ आई टॉक अबाउट एंजल वन रिजल्ट्स एंड आल्सो ग्रोज रिजल्ट्स, राइट, तो द हेडलाइंस ऑब्वियसली सेड, दे टॉक्ड अबाउट हाउ द Q4 नंबर्स हैव बीन गुड, राइट। अगर हम नंबर्स देखें, एंजल वन के Q4 नंबर्स अगर हम देखें तो रेवेन्यू इस क्वार्टर में 40% से ग्रो हुआ है, EBITDA हैज ग्रोन बाय 80% एंड पैट हैज ग्रोन बाय 95%। एक ऑपरेटिंग लेवरेज इस इंडस्ट्री में डेफिनेटली होता है, तो उसका फायदा यहाँ पर एंजल वन को हुआ। वहीं अगर हम ग्रो के नंबर्स देखें तो इनका रेवेन्यू 88% से बढ़ गया है इस क्वार्टर में कंपेयर टू Q4 ऑफ FY25। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट 122% से बढ़ गया है ग्रो के लिए, राइट। अब इसमें एक डाउट ये होता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में कि हमें पता है ब्रोकिंग जो है ना, ये एक साइक्लिकल बिजनेस है एंड ये दोनों जो कंपनीज है इनका मेन रेवेन्यू जो है वो ब्रोकिंग से ही आता है। अब ये जो साइकिल्स है ये जनरली तब अच्छी नहीं चलती जब मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल, राइट। एंड Q4 एक ऐसा क्वार्टर था जहां पर ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स हैड नॉट डन वेल, पर फिर भी इतने अच्छे ग्रोथ रेट्स कैसे आए, ये एक लेमैन इन्वेस्टर को कई बार डाउट हो सकता है, राइट। तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जब भी हम कोई भी नंबर ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कर रहे हैं तो हमें यह जरूर ध्यान रखना है कि हमें बेस क्वार्टर में कैसी सिचुएशन थी यह भी समझना बहुत जरूरी है। अगर हम एक साल पहले चले, राइट, Q4 FY25 में चले जाएं तो हमें तब देखना होगा कि तब मार्केट सिचुएशन कैसी थी। अगर आपको याद होगा तो सितंबर 2024 में मार्केट ने एक हाई बनाया था, राइट। मार्केट्स ओवरऑल स्मॉल मिड कैप इंडाइसेस दे वर ऑन अ हाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद ब्रोकिंग इंडस्ट्री को 2-3 बड़े चैलेंजेस अगले कुछ महीनों में आए। तो सबसे पहले तो सेबी ने इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव फ्रेमवर्क को फोर्टिफाई करने के लिए एक सेफगार्ड मार्केट स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को एनहांस करने के लिए कुछ 6 नए मेजर्स इंट्रोड्यूस किए बिटवीन नवंबर 2024 एंड अप्रैल 2025, विच इज एग्जैक्टली द बेस क्वार्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब इन रिफॉर्म्स की वजह से एक नोटेबल डिक्लाइन ट्रेडिंग एक्टिविटी में दिखा, राइट, इन इंडेक्स ऑप्शंस जिसमें जो प्रीवियसली काफी ग्रो हुए थे। सो फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 वाज रियली गुड क्योंकि मार्केट्स वर डूइंग रियली वेल, बट सेकेंड हाफ में पूरा जो पिक्चर है वो टर्न हो गया, राइट। तो ये जो रिविजन्स है पर्टिकुलरली जिसमें लॉट साइजेस बहुत अफेक्ट हुई एंड वीकली एक्सपायरीज बंद कर दी गई, तो इस वजह से ओवरऑल जो वॉल्यूम है ऑफ डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस वो बहुत कम हो गया। अब इसका सबसे ज़्यादा डायरेक्ट इफेक्ट ब्रोकिंग इंडस्ट्री पर पड़ता है क्योंकि उनके जो वॉल्यूम्स है उसी से उनका दैट इज देयर मेन कैश काउ बिजनेस, राइट। तो इस वजह से इनका जो एवरेज डेली टर्नओवर है दैट फेल बाय 18% बिटवीन December 24 एंड March 25। तो दैट इज वन रीजन जो हमें ध्यान रखना है कि बेस क्वार्टर वाज रियली रियली पुअर, राइट। जो इम्पैक्ट है ऑर्डर वॉल्यूम्स का वो बहुत क्रूशियल है फॉर F&O ब्रोकरेज एंड इस वजह से दैट फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज बिकॉज ऑफ वेरियस ऑफ दीज मेजर्स, जिस वजह से ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो कम हो गई। यहां से डाउट ये आएगा आपको कि वैसा एक सिचुएशन इस क्वार्टर में भी तो है क्योंकि मार्केट्स हैड नॉट डन दैट वेल। मार्केट्स ओवरऑल गिरे ही थे इक्विटी के बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस। तो ऐसे में भी क्यों यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज इतना ज़्यादा हुआ? तो अगर हम थोड़ा एक ट्रेंड के ऊपर अगर हम नज़र डालें, राइट, एंजल वन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो एंजल वन के केस में ग्रॉस सेल्स का जो ट्रेंड है वो कुछ ऐसे दिखता है। अब सितंबर 24 में आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक पीक रेवेन्यू यहाँ पर कंपनी का आया था। ये वो क्वार्टर है जहाँ पर इक्विटी मार्केट्स वर स्टिल रैलिंग एंड स्मॉलर मिड कैप में तो एक यूफोरिया वाले लेवल्स आ गए थे। अब तो हाइंडसाइट में कहना और भी आसान है ये, बट तब ओवरऑल मार्केट्स वर डूइंग रियली वेल। उसके बाद ना सिर्फ मार्केट में फॉल आया बट ये नए रेगुलेशंस भी आ गए, सो यू कैन सी अ वेरी शार्प डिप इन द रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी। तो वो अब थोड़ा सा रिकवरी की ओर बढ़ने लगा है इन द लास्ट 2-3 क्वार्टर्स एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू कंपेयर इट टू अ वेरी स्ट्रक्चरली पुअर क्वार्टर इन March 25 हमें दिखता है कि रेवेन्यू इंक्रीज यहाँ पर क्लियरली काफी ज्यादा है। अब हम जाएंगे एंजल वन के रेवेन्यू मिक्स को समझने के लिए, लेकिन जो रीजन है ऑफ Q4 डूइंग वेल उस पर हम आगे इस वीडियो में फिर से आएंगे। सो एंजल वन का अगर हम रेवेन्यू मिक्स देखें तो 47% रेवेन्यू जो है ना वो कंपनी F&O के ही ब्रोकरेज से बनाता है।
कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू का 47%। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट ब्रोकरेज रेवेन्यू, राइट। टोटल रेवेन्यूज का 47% जो है वो F&O के ब्रोकरेज से आता है। 6% रेवेन्यू इस क्वार्टर में जो है वो ब्रोकरेज फ्रॉम कमोडिटीज वहाँ से आया है। 31% जो रेवेन्यू है वो इंटरेस्ट इनकम से आया है। ये एक मेजर अब अर्निंग्स ड्राइवर हो गया। इसमें दो चीज़ें, एक तो जो मार्जिन प्रोवाइड करता है कोई भी ब्रोकर, उसे MTF कहते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो उस पर कंपनी इंटरेस्ट अर्न करती है फ्रॉम देयर क्लाइंट्स लाइक रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट। तो वो जो इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ पर अकाउंट फॉर होता है। एंड ब्रोकर्स को जो रेगुलेटर्स है उनके पास कुछ डिपॉजिट्स रखने होते हैं एज अ रूल, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच असेट्स दैट यू आर मैनेजिंग। जो आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से होंगे उसका परसेंटेज जो है वो पैसे आपको FD के फॉर्म में रखने होते हैं विद द रेगुलेटर। तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो भी एक सिग्निफिकेंट इनकम है। तो ये दोनों इनकम जो है वो मिला के ये 31% इंटरेस्ट इनकम है। बाकी डिपॉजिटरी इनकम यहाँ पर 3% है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी म्यूचुअल फंड और बाकी सारा बिजनेस जो कंपनी करने लगी है तो वो 4% है। अदर इनकम 1% है। ब्रोकरेज इन कैश मार्केट दैट इज 7%, राइट। तो ये इनके बेसिकली स्ट्रीम्स ऑफ इनकम यहाँ पर हो गया। आप देख सकते हो कि एंजल वन अब बाकी चीज़ों में भी गया है, राइट, लाइक वेल्थ मैनेजमेंट, राइट, एंड ऑल्सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तो वो रेवेन्यू का कितना छोटा परसेंटेज है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी इट विल ग्रो इन द फ्यूचर, बट करंटली इट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द कंपनीज टोटल रेवेन्यूज। Q4 की बात करते हैं। Q4 में मार्केट्स गिरे थे, तो ब्रोकरेज बिजनेस या फिर एक साइक्लिकल बिजनेस लाइक ब्रोकिंग शुड नॉट हैव नेसेसरीली डन वेल। बट द थिंग इज मार्केट्स को वोलेटिलिटी बहुत पसंद है, स्पेशली व्हेन यू थिंक ऑफ समथिंग लाइक F&Os, राइट। ये क्लियर है इनके ब्रोकिंग F&O बिजनेस में। सो आप यहां पर देख सकते हो, दिस इज अ स्निपेट फ्रॉम देयर Q4 रिजल्ट्स। सो इस क्वार्टर में यानी Q4 में 47% जो है दैट हैज कंट्रीब्यूटेड बाय 47% ऑफ द टोटल रेवेन्यू हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय ब्रोकिंग। अब पिछले कुछ क्वार्टर्स में ये इससे काफी कम था, 45, 46, 44। इस क्वार्टर में ये बढ़ गया क्योंकि मार्केट्स सिर्फ ऊपर जाना नेसेसरी नहीं है, अगर वो गिरते भी है तभी भी स्पेकुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है मार्केट में। एंड ये क्लियरली दिख रहा है कंपनी के इस नंबर में, राइट। सो एक साइडवेज मार्केट आई वुड से इज नॉट दैट गुड, क्योंकि ट्रेडर्स वो पसंद नहीं करते, राइट। मार्केट्स गोइंग नोवेयर। बट एक वन डायरेक्शनल मार्केट जो है, जो हमें कई हद तक मार्च में देखने मिला, वन डायरेक्शनल इन द डाउनवर्ड साइड, तो वो जब दिखा है हमें यहाँ पे, तो क्लियरली इनके जो ब्रोकिंग F&O रेवेन्यूज है वो 47% हो गए, जो उससे नोटेबली कम थे इन द प्रीवियस 3 क्वार्टर्स। तो ये तो थी Q4 की बात। अब कंपेयर करते हैं FY26 को FY25 से, दोनों कंपनीज के लिए, एंजल वन एंड ग्रो। एंजल वन के FY25 वर्सेस FY26 अगर हम देखें तो FY26 में इनका रेवेन्यू डी ग्रो हो चुका है। देयर इज अ 2% डी ग्रोथ। हमें समझना है कि ये जो साइकिल्स आए हैं ना मार्केट में ब्रोकिंग के, वो विद इन द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आए। FY25 में फर्स्ट हाफ वाज रियली गुड, सेकंड हाफ वाज वेरी बैड, राइट। FY26 का स्टार्ट वाज रियली बैड, बट देन थिंग्स स्टार्टेड टू पिक अप ग्रेजुअली। तो इवेंचुअली जो रिजल्ट है FY25 वर्सेस 26 अगर हम देखें तो थोड़ा सा डी ग्रोथ इनके रेवेन्यूज में हमें यहाँ पर देखने मिला है। अब क्योंकि एक ब्रोकिंग कंपनी लाइक एंजल वन इज नाउ ट्रांजिशनिंग इनटू अदर वर्टिकल्स एज वेल, म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट में जा रहे हैं, तो ऐसी सारी जो इनिशिएटिव्स है इससे आपकी बॉटम लाइन अफेक्ट होती है। एंड वो हमें क्लियरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में भी दिख रहा है कि रेवेन्यू डी ग्रोथ से ज्यादा डी ग्रोथ इनके एबिटा में दिख रही है, एंड पैट में भी वो डी ग्रोथ ट्रांसलेट हो रही है। ग्रो के केस में द सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट। ग्रो के केस में दे हैव इंक्रीज देयर रेवेन्यूज बाय 19% इवन इन अ ईयर व्हिच वाज ओवरऑल वेरी एवरेज और पुअर, यू कुड से, फॉर द ब्रोकिंग बिजनेस। 19% से इनका रेवेन्यू ओवरऑल ग्रो हुआ है। अगर हम बॉटम लाइन की ओर देखें तो वो 14% से ग्रो हुआ है, क्योंकि अगेन दिस कंपनी इज ऑल्सो ट्रांजिशनिंग इनटू अदर वर्टिकल्स अपार्ट फ्रॉम जस्ट अ ब्रोकिंग बिजनेस। तो इससे आपके इनिशियली मार्जिन्स उस बिजनेसेस में कम होते हैं, राइट। जैसे इन्होंने एक फिजडम का एक्विजिशन किया था, सो इट इज येट टू गिव देम प्रॉफिट्स, बट ओवरऑल देयर बिजनेस हैज डन डिसेंटली वेल, दे हैव क्लियरली गेन्ड मार्केट शेयर, राइट। एक की ट्रेंड अगर हम देखेंगे इनके ओवरऑल अर्निंग्स में, नाउ FY25 वर्सेस 26 में तो वो क्लियरली नहीं दिखा, बट अगर आप Q4 के रिजल्ट्स देखोगे जो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, रेवेन्यू ग्रोथ 88% की थी, लेकिन पैट ग्रोथ जो है वो 122% की थी। क्लियरली ऑपरेटिंग लेवरेज नजर आ रहा है, राइट। वो क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि एक इनके केस में इन्होंने एक अपनी इन्वेस्टर PPT में एक स्लाइड में बताया है कि एक तो हो गया आपका रेवेन्यू, अब इनकी जो कॉस्ट है वो 3 तरीके के, कॉस्ट टू सर्व, कॉस्ट टू ग्रो एंड कॉस्ट टू ऑपरेट। नाउ इसमें से ये सारे कॉस्ट में एक फिक्स्ड नेचर है कॉस्ट का, जिस वजह से होता यह है कि अगर कोई क्वार्टर में आपका रेवेन्यू बहुत बढ़ जाता है तो आपके खर्चे उस रेट से नहीं बढ़ते, क्योंकि कुछ खर्चे जो है ना वो फिक्स्ड इन नेचर है, वो आपके
जो क्वांटम लेवल है उससे लिंक नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट टू सर्व जो है, so that was 18.5% in Q4 of FY25 as a percentage of revenue. That went down to 10.7%. तो clearly operating leverage दिख रहा है हमें यहाँ पे, right? रेवेन्यू बढ़ने के बाद the cost as a percentage of total revenue कम हो गई, right? Similarly, that has happened in cost to grow as well and cost to operate as well. And इसी वजह से EBITDA margin 50.6% से 66.1% हो गया. This is a big lever that a business like broking has, especially in quarters where overall the structural growth of the industry itself has been very good. ग्रो का अगर हम रेवेन्यू मिक्स इस क्वार्टर में एंड पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखें तो अगेन दे ऑल्सो हैव अ वेरी सिमिलर नंबर। 55% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम इक्विटी डेरिवेटिव्स, F&O से आता है, बाकी कुछ स्टॉक से आता है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर बिजनेस, वहाँ से इनको ग्रोथ आती है। मैनेजमेंट ने बताया है कि एक डिसप्रोपोर्शनेट शेयर कैसा है कंपनी का, किस रीजंस की वजह से है, क्योंकि नेट एडिशंस इन एनएससी एक्टिव क्लाइंट्स उतने ज्यादा नहीं थे जितने ग्रो के केस में थे। सो क्लियरली दे हैव डन समथिंग राइट। तो कंपनी ने यहाँ पर बताया कि उनका एक कंटिन्यूड फोकस रहा है ऑन टेक्नोलॉजी एंड यूजर एक्सपीरियंस, जो एक सेंट्रल पॉइंट रहा है टू ड्राइव स्ट्रॉन्ग रिटेंशन ऑफ यूजर्स एंड लो चर्न। दे हैव क्लियरली यूज्ड देयर टेक रियली वेल टू स्केल देयर बिजनेस एट दीज लेवल्स, राइट। एक और इंटरेस्टिंग चीज Q4 के रिजल्ट्स में ये भी दिखी कि जो डेली एवरेज डेली ऑर्डर्स है वो 60.7% क्यू ऑन क्यू इंक्रीज हुए, राइट। इसके अगेन दो रीजन है, एक तो मार्केट को वन डायरेक्शनल मूवमेंट पसंद आती है, जैसे हमने इसके पहले भी देखा, रादर देन मार्केट ट्रेडर्स को एक वन डायरेक्शनल जो मूवमेंट है वो पसंद आती है। इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो Q4 में एक कमोडिटी साइकिल भी हमें काफी स्ट्रांग नजर आई, गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस, राइट। एट द स्टार्ट ऑफ Q4 दे वर रैलिंग क्वाइट अ बिट, राइट। तो ऐसे में कमोडिटी रिलेटेड डेरिवेटिव्स से भी काफ़ी जो है वो वॉल्यूम्स कंपनी को अपने पोर्टल पर मिले हैं। क्लियरली रिटेल इन्वेस्टर बिहेवियर भी हमें समझ में आता है यहाँ पर कि जो चीज़ ट्रेंड हो रही है, जो असेट ट्रेंड हो रहा है, वहाँ पर ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी हमें नज़र आती है। इट्स अ क्लासिक रिटेल इन्वेस्टर बिहेवियर एंड इसका फ़ायदा ब्रोकर्स को इस क्वार्टर में हुआ है। अब एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड अगेन यहाँ पर यह है कि ब्रोकर्स जो है, ये सारे ब्रोकर्स, they are entering other segments. They are not just into broking, but they are also now entering wealth management. They are entering margin trading facility. They are even lending now, right? If you think about this, Motilal Oswal, right? It is also into housing finance. Started off as a broker and wealth manager, but it is also into housing finance. तो ये सब चीजें क्यों करती है कोई भी कंपनी? सबसे पहली बात है कि उनको साइकिल डिपेंडेंस रिड्यूस करना है। क्लियरली ब्रोकिंग एक साइक्लिकल बिजनेस है, तो वो जो डिपेंडेंस है वो वहां पर कम हो जाता है। एक स्टेबल रिकरिंग रेवेन्यू बिल्ड होता है। वेल्थ मैनेजमेंट जैसा बिजनेस जो है वो स्टिकी इन नेचर है, यानी आपके क्लाइंट्स जो है वो इजीली स्विच नहीं करेंगे, तो आपको एक अच्छी स्ट्रीम ऑफ इनकम, एक गारंटेड स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरली मिलता है ओवर द इयर्स। मूव इनटू हायर मार्जिन बिजनेस। अब जब स्केल अचीव हो जाए तो वेल्थ एंड एडवाइजरी बिजनेस जो है वो टिपिकली एक काफ़ी अच्छा मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ बेटर देन प्लेन एग्जीक्यूशन लेड ब्रोकिंग, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट के पंगे भी काफ़ी सारे हैं, राइट। ब्रोकिंग बिजनेस में हर एक नया ब्रोकर जो है वो दूसरे ब्रोकर को अंडरकट करने की कोशिश करता है। एनुअल फीस आपको नहीं चार्ज करेंगे, ब्रोकिंग आपको जो F&O में चार्जेस है वो फ्री है, हम एक वन टाइम फी ले लेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हमेशा होने वाली है। तो ओवर द लॉन्गर टर्म more and more players might come here and that will change the complexion of the industry. एक और चीज़ यहाँ पर है, ये है कि if you notice wealth managers जो है, listed wealth managing companies, they generally command a better premium in terms of P compared to say a pure play broking business. So ये भी एक रीज़न है कि eventually आपको valuations better मिलते हैं। valuations better मिलने का रीज़न भी है क्योंकि markets को एक recurring stream of revenue पसंद आता है, वो वेल्थ मैनेजमेंट में मिलता है, वो आपको ब्रोकिंग में नहीं मिलता, राइट। सो दैट इज ऑल्सो शोइंग अ ट्रेंड टू शिफ्ट टुवर्ड्स वेल्थ मैनेजमेंट एंड अदर बिजनेस सेगमेंट्स। एंड ऑफ कोर्स एक और रीजन तो ये है कि most of these companies are earning a really good cash flow from their broking business, especially discount brokers, right, who have actually latched on to the change in the market in the last 10 years. अब वो पैसा जनरेट हो रहा है, उस पैसे का करे क्या? बिजनेस तो असेट लाइट है आपका, राइट। आप एक्सपांड कहाँ करोगे? तो आपको नए वर्टिकल्स ढूंढने पड़ेंगे जहां पर आप एक अच्छा ROC कमा सकते हो विद इन दोज सेगमेंट्स। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई अ ब्रोकिंग कंपनी दीज डेज ट्राइज टू डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस। अब इवेंचुअली हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क्स की इन दिस बिजनेस। अपॉर्चुनिटीज काफी सारे हैं, इंडिया का मार्केट अभी भी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है, तो एक लॉन्ग रनवे है फॉर रियलाइजेशंस टू ग्रो।
वन मोर थिंग इज कि अब प्रोडक्ट ब्रेड्थ जो है वो भी बढ़ते जा रहा है। एसएमई आईपीओज है, आरईआईटीज है, इन्विट्स, वेल्थ प्रोडक्ट्स, एसआईएफ आ गया है अब नया, राइट। तो ये नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ताकि सप्लाई और भी बढ़ जाए, राइट, क्योंकि डिमांड क्लियरली दिख रही है। अब ऐसे सारे जो कंपनीज है वो हर एक चेन में यहाँ पर एसोसिएटेड होते, तो हर एक जगह से आपको सेम कस्टमर बेस के पास से भी अर्न करने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बढ़ते जाता है। डाइवर्सिफिकेशन इनटू वेल्थ मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड्स जो है एक रिकरिंग फी इनकम प्रोवाइड करते हैं, जिसकी बात हमने वीडियो में पहले भी की। अब रिस्क को भी समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। साइक्लिकलिटी तो एक स्ट्रक्चरल रिस्क है ही, फंडामेंटल रिस्क है ही बिजनेस में। एक और चीज़ है कि सेबी जो है उनके एफ&ओ फ्रेमवर्क जो है वो काफ़ी टाइट होते जा रहा है ओवर द ईयर्स। दिस कैन रिड्यूस वॉल्यूम्स मटेरियली। कभी भी सेबी का एक नोटिफिकेशन जो है वो आपके फ्यूचर वॉल्यूम्स को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, जो डायरेक्टली मोस्ट प्रॉफिटेबल पार्ट ऑफ द ब्रोकर्स बिजनेस है उसको अफेक्ट कर जाता है। ब्रोकिंग ओवरऑल एक काफ़ी क्राउडेड स्पेस है। जस्ट हमने इस वीडियो में ही पहले इसकी बात की है कि डिस्काउंटिंग, जीरो ब्रोकरेज, ये सारे स्टाइल्स यहाँ पर आते रहते हैं एंड न्यू कॉम्पिटिटर्स कैन फंडामेंटली ये सारे मार्जिन्स को जो है वो दबा सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी डाउन टाइम, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, एक्सचेंज डिपेंडेंसी, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल रिस्क है विच इज इनहेरेंट इन द टाइप ऑफ बिजनेस दैट ब्रोकर्स आर डूइंग। इवेंचुअली वी विल कंक्लूड बाय टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशंस। अगर हम एंजल 1 के वैल्यूएशंस की बात करंटली करें तो द कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ समवेयर अराउंड 32-33। अगर हम इनके पास्ट के पी ट्रेंड से कंपेयर करें तो मीडियन पी ओवर द लास्ट 3 years हैज़ बीन 20.7। तो उसके कंपैरिजन में करंट वैल्यूएशंस क्लियरली हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बट the P at earlier levels they were also influenced by high earnings जो थोड़े से अब कम हो चुके हैं, but still in my opinion compared to median P's valuations में उतनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी करंटली हमें नजर नहीं आती विद एंजल 1। अगर एंजल 1 के वैल्यूएशंस में थोड़ा सा प्राइजीनेस नजर आ रहा है तो ग्रो के वैल्यूएशंस की बात हमें यहाँ पर करनी होगी। करंटली इट इज ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ समवेयर अराउंड 65, राइट। Obviously market is liking the kind of growth that they are showing, क्योंकि growth numbers clearly they are beating the market there, क्योंकि market share भी gain कर रहे हैं active clients में। unfortunately Zerodha is not listed, तो हम उसके numbers उतने बारीकी से analyze नहीं कर सकते जितने हम ये listed companies का कर सकते हैं। but active clients में clearly they have even surpassed Zerodha recently, so वो एक चीज़ है that is actually the market is liking, कि जो एक structurally हमें growth नज़र आ रही है that is quite strong। तो वो हमें इस बिजनेस में भी नजर आ रही है क्लियरली। इवन FY26 नंबर्स हैव शोन दैट। बट ऐसे बिजनेस में हमें एज एन इन्वेस्टर ये ध्यान रखना है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जनरली कम हो जाता है एंड दैट सीम्स टू बी द केस इवन नाउ। आई वोंट से कि इन्वेस्टर्स शुड नॉट कंप्लीटली लुक एट अ कंपनी लाइक दिस, बट इट सूट्स अ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर मोर ग्रोथ ओरिएंटेड, राइट। तो वैसे इन्वेस्टर्स जिनका रिस्क प्रोफाइल ऐसा है वेर यू कैन टेक हायर रिस्क एंड एक्सेप्ट अ लोअर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो वहाँ पर ऐसी ग्रोथ जो है वो हमें करंटली काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रही है विद अ कंपनी लाइक ग्रो। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें एंड हमारी वेबसाइट investednya.in को विजिट करना मत भूलिए। यहाँ पर बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है लाइक स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियोज, जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप जरूर हमारी वेबसाइट चेक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।